एक ऐसा ब्राह्मण सम्मेलन हमारे इस स्थान में आयोजित किया गया है और वो भी आयोजित किया गया नर्मदा शंकर भार्गव जी के द्वारा, जिनको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि पूर्ण परिक्रमा करके आज हमारे समक्ष में पहुंचे। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण समाज ने सदैव मानव जाति के एक उच्च मूल्यों और सिद्धांतों का उदाहरण तय किया। आज लखन शास्त्री जी को मैं सुन रहा था, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर बंसल जावेद आ जाओ, लखन जी और हमारे बीच में नहीं आने, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उनका तो एक प्रवचन जैसा एक उद्बोधन, और ये जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग संगोष्ठी करते हैं, चर्चा करते हैं, जिस कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं, वो कलयुग का कालखंड है। और जब मानव जाति कलयुग के कालखंड से गुजर रहा है, तो मानव जाति को दिशा दिलवाने का कार्य, मार्गदर्शन देने का कार्य अगर किसी के हाथ में है तो हमारे ब्राह्मण समाज के हाथ में। आधुनिक युग है, आधुनिक युग में मैं जैसे देख रहा हूं एक एक दिन हम लोग और इस डब्बे के अंदर कैद होते जा रहे हैं। थोड़ा नीचे कर दो। ये डब्बा हमारा सेवक होना चाहिए, हम डब्बे के सेवक बन गए। कई घंटी मारे तो कहावत है ना कि दिल मांगे मौत। कभी कभी तो लगता है कि ये डब्बे को त्याग कर देना चाहिए। हमारी जीवन डब्बे के बिना भी बड़ी अच्छी चलती थी। और जिस कालखंड का संदर्भ नर्मदा जी दे रहे थे, सूर्य प्रकाश जी दे रहे थे, उस कालखंड में डब्बे के नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन ये अवश्य मैं आपको कह दूं, शायद उस कालखंड में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उस कालखंड में संबंध बहुत ज्यादा आज के जमाने से बहुत ज्यादा अच्छे और मजबूत बन गए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, समय गुजर रहा है, सब वर्ष के ऊपर वर्ष निकल रही हैं, सदियां निकल रही हैं। कहीं ना कहीं हम मानव जाति में मूल्यों और सिद्धांतों की रिक्तता पैदा हो रही है। और भारत उन मूल्यों और सिद्धांतों का खजाना रहा है।
वासुदेव कुटुंब की सोच और विचारधारा विश्व में अगर तैनात हुई है, ये भी डब्बे में कैद हो गए। मैंने बोला ना, डब्बा हमारा सेवक होना चाहिए, हम सेवक के डब्बे बन गए, हम डब्बे के सेवक बन गए। अब घंटी बजे तो उठाओ तो कठिनाई, न उठाओ तो कठिनाई। तो मैं कह रहा था कि जैसे आधुनिक जमाने में हम लोग निकल रहे हैं, वो मूल्य और सिद्धांत हमारी पूंजी है, हमारी नींव है। किसान जब खेती करता है, जब तक बीज अच्छी तरह से न बोए, उसे खाद न दे, उसे पानी न दे, वो फसल कहां से तैयार हो। और जो काश्तकार जाकर फसल को काट कर खलिहान में डालता है, वो कभी ये न भूले उस किसान की मेहनत और मशक्कत जिसने बीज डालकर उसके पसीने से सिंचित की है। वही काम हमारे देश के किसान, हमारे देश के सिद्धांत, हमारे देश के मूल्य ब्राह्मण समाज के द्वारा आज आर्थिक रूप से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2013-14 में हम लोग 11 नंबर पे थे पूरे विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में। आज हम 5वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। और किसको हमने पीछे छोड़ दिया? जिस देश की आशा और अभिलाषा थी इस भारत माता की माटी पर राज करने के लिए, उस इंग्लैंड को हमने पीछे पछाड़ के प्रधानमंत्री जी ने 5 नंबर पर भारत को लाया है और इंग्लैंड आज 6 नंबर पर। और विधि का विधान देखो, हमारे शास्त्रों में लखन जी लिखा गया है, चक्र है जो हुआ है वो दोबारा घूम के आएगा। तो जिस देश पर राज करने की आशा और अभिलाषा उन अंग्रेजों की थी, आज 21वीं सदी में उस देश का प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय बन गया। और ये आपने ठीक कहा, जय जय श्री राम। क्यों? क्योंकि उस प्रधानमंत्री का नाम भी क्या? ऋषि सुना। हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 5 नंबर पर है। 2030 तक विश्व बैंक ने कहा है कि हम लोग 3 नंबर पर पहुंचेंगे, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़। पर प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा क्या है? आज देश के सबसे विकसित देशों में जाओ, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनियां, लेकिन उन देशों को टटोलोगे तो उनकी आत्मा बिल्कुल खाली है। भारत अध्यात्म का भंडार है और इसलिए हम कहते हैं कि ये सदी, ये अगले 100 साल डब्बा, ये अगले 100 साल
ये भारत का समय है। क्यों? क्योंकि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश पूरे विश्व में है। और उस आध्यात्मिक शक्ति का विकेंद्रीकरण पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी ने मन ठान लिया है कि चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन का महाकाल लोक हो, इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश पूरे विश्व में फैले। और इसलिए जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, विश्व के इतिहास में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो दिल्ली की राजधानी में नहीं, लेकिन G20 की बैठक कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से अरुणाचल तक आयोजित की जा रही है। और जो आ रहे हैं वो प्रभावित होके जा रहे हैं। सुपर पावर भी ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और भारत की प्रभुता, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की धार्मिक शक्ति, इस शक्ति का मैसेज, संदेश पूरे विश्व में हमारे भारत के लोग नहीं, लेकिन विदेश के लोग जो आ रहे हैं वो भी भारत का संदेश लेके पूरे विश्व में आ रहे हैं। तो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन वो परिवर्तन हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में स्थापित होना चाहिए। और ब्राह्मण समाज का इतिहास, ब्राह्मण समाज की संस्कृति महर्षि दधीची के समय से त्याग, तपस्या और प्रेरणा के प्रतीक, भगवान शिव की भक्ति के सबसे बेहतरीन उदाहरण, वह त्याग की शुरुआत जो उन्होंने अपने बलिदान से दी थी, आज हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत आज की दिवस पर है। और उनका संदेश जन जन तक जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज प्रबल समाज है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ब्राह्मण समाज में केवल बौद्धिक क्षमता है। वो बौद्धिक क्षमता का स्रोत क्या है? ब्राह्मण समाज में बौद्धिक क्षमता की स्रोत ब्राह्मण समाज की आत्मा की शक्ति के आधार पर है। महर्षियों के द्वारा, चाहे ऋषि वशिष्ठ जी हो, ऋषि विश्वामित्र जी हो, स्वयं भगवान परशुराम जी हो, जिन्होंने एक संदेश भेजा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा धर्म है। उनमें वो कोमलता, वो प्यार, वो आशीर्वाद, लेकिन क्रोध भी अगर अन्याय हो जाए तो भगवान परशुराम खड़े हो जाते हैं। ये समन्वय, न्यायपूर्ण जीवन, समस्त सृष्टि को एक ही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता कि अगर किसी समाज में है तो हमारे ब्राह्मण समाज में। तो आज उन उच्च मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर हमें चलना होगा। जो रचना, जो विचारधारा, जो चिंतन, जो मनन
कविता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उनका मनन हमें करना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा। जितना उनका संदर्भ उस कालखंड में था, उससे ज्यादा उनका संदर्भ इस कालखंड में है। सही बोल रहा हूं लखन जी? ये भारत का खजाना है, और ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा खजाना है जो कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अतीत में हम जाएं, मराठा समाज और ब्राह्मण समाज में भी एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है। और इतिहास दोहराना जरूरी है। जब ब्राह्मण समाज के ऊपर पोर्तुगीजों के द्वारा वार किया जा रहा था, तो ब्राह्मण समाज के लोग पेशवा बाजीराव के दरबार में आए थे, उनके भाई चिमाजी अप्पा के पास गए थे। मराठाओं के तलवार जो न्याय के तलवार थे, पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने राणोजी महाराज को निर्देश किया कि जाके ब्राह्मण समाज का संरक्षण करना होगा और पोर्तुगीजों का अंत करना होगा। और राणोजी महाराज ने संरक्षण किया। लखन शास्त्री जी ने अभी बाजीराव पेशवा जी का संदर्भ दिया। ऐसे वीर लड़ाकू सेनापति मराठा समाज के सेनापति नहीं, लेकिन भारत माता के सेनापति शायद इस देश ने कभी नहीं देखा होगा जो बाजीराव पेशवा जी के रूप में। और लखन शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, नर्मदा भार्गव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप चलिएगा मेरे साथ। आखिरी युद्ध जो बाजीराव पेशवा जी ने लड़ी थी, वो आपके और हमारे मध्य प्रदेश की भूमि में लड़ी थी, और आखिरी सांस उन्होंने रावेर खेड़ी में ली थी। मालवा अंचल का रावेर खेड़ी, जिस रावेर खेड़ी में 2 वर्ष पूर्व बाजीराव पेशवा जी के 250 वर्ष की तिथि पर मैं मुख्यमंत्री जी को ले गया था, और बाजीराव पेशवा जी की समाधि जो रावेर खेड़ी में बनी है, उसका जीर्णोद्धार हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि रावेर खेड़ी में किसने बनाई? बाजीराव पेशवा जी प्रथम की समाधि उनके दाहिने हाथ और उनके भाई के रूप में राणोजी महाराज शिंदे ने बनाई है रावेर खेड़ी। ये आपका और हमारा संबंध है, ये आपके समाज और हमारे समाज का संबंध है। और ये इतिहास, ये इतिहास दोहराना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको प्रेरणा मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं बार बार मैं कहता हूं, उम्र में मेरी भी बढ़ रही है। अभी भी लोग सोचते हैं मैं बहुत जवान हूं, बड़ी अच्छी बात है।
और आत्मा मेरी बहुत बूढ़ी है। भारत के इतिहास, भारत की पूंजी, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को आगे रख कर ही भारत की आर्थिक शक्ति को हम उजागर करते हैं। एक दूसरे के पराए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और उस भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जागरूक रखना, उस भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जीवित रखना, उस भारत की आध्यात्मिक शक्ति को ज्योति का प्रकाश देना, ये ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी है। आज मैं अपने ब्राह्मण समाज के भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, आप पथ प्रदर्शक हो, आप मार्गदर्शक हो। भारत का सुनहरा काल आ रहा है और उस सुनहरे काल में जैसा बुनकर, मेरे चंदेरी का बुनकर आलोक तिवारी जी बैठे हैं, भूपेन्द्र द्विवेदी जी बैठे हैं, मेरा चंदेरी का बुनकर अपना ताना और बाना बनाता है, उस भारत माता का ताना और बाना बनाने का काम की जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज की। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि भारत अग्रसर होगा, एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, और ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन रहेगा तो भारत उस उच्च स्तर तक जरूर हमारे जीवन काल में पहुंच के रखेगा और पूरी दुनिया को प्रकाश देने का कार्य मेरी भारत माता की माटी देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भगवान परशुराम की। अरे ये थोड़ा दम से भैया, भगवान परशुराम की। हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर चलिए हमारे समाज के लोग, भगवान परशुराम की।